नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में जो एक नई परिस्थिति का निर्माण हुआ है कि भारत ने अपने 12 आणविक हथियार उनको डिप्लॉय कर दिया, यानी कि तैनात कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि मूविंग प्लेटफॉर्म पे यानी कि सबमरीन पे उसको तैनात कर दिया गया है। तो ये भारत में पहली बार हो रहा है। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है। अगर कुछ पुराने गांधीवादियों के हिसाब से देखा जाए कि गांधी के अहिंसा वाले देश में भारत ने मतलब परमाणु बम को तैनात कर दिया। ये देश तो वो था ना जो कहता था कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मतलब ये कुछ समझने, सीखने और उसको सोचने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस तरह से पूरे देश के समाज को भीरू बना के पिटने के लिए तैयार करके एक पिटने की, लूटे पिटे होने की मानसिकता को क्यों उसको और उसको उसका कितना महिमा मंडन किया गया। चीन के पास में 640 आणविक हथियार हैं और भारत के पास में कहते हैं कि 190 हैं और पाकिस्तान ने 170 बना दिए। अभी पाकिस्तान का मामला है कि उसने बनाया है, अब इंटरनेशनल एजेंसी की खबर है, यानी कि पाकिस्तान को 170 की क्या जरूरत है। और तुम्हें पाकिस्तान को 170 की क्या जरूरत है तो वहां ईरान में जाना पड़ेगा ना। मैं ईरान को एटम बम बना के क्या करना है। सद्दाम हुसैन को क्या मतलब था एटम बम से, गद्दाफी को क्या मतलब था एटम बम से। मतलब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बम बनाया, ईरान बम बना करके उसका घोषित उद्देश्य है कि वो इजराइल को इस धरती के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा देगा। ये उनका घोषित उद्देश्य है। लेकिन ये घोषित उद्देश्य करके भी वो देश चल रहा है। उस देश ने अपनी सारी के सारे संसाधन जो है ना वो बम बनाने में लगा दिए हैं। तो खैर वो तो एक मतलब एक पागलपन की हद है। जैसे पाकिस्तान में किए थे भी, पाकिस्तान में तो कोई ऐसी ऑयल रेवेन्यू भी नहीं है, लेकिन 170 बम बना दिए। क्यों? क्योंकि भारत को धमकी देनी है। भारत को क्यों धमकी देनी है? क्योंकि 1000 साल तक जो है ना वो क्या कहते हैं, भारत से युद्ध करना है, बांग्लादेश का बदला लेना है, बांग्लादेश का बदला। और यहां पे मतलब ये जो परिवर्तन की एक स्थिति आई है उसको पुराने जो घटनाक्रम हैं और जो पुराने उद्देश्य जो सामने आए हैं उनको समझा जा सकता है, उनके परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा सकता है। चाहे 1948 में कबायलियों का, पाकिस्तान की आर्मी का कबायलियों का रूप बना के या कबायलियों के साथ में भारत में हमला हो, 1965 में अयूब खान को किसी तरह से धमका धुमकू करके बहला फुसला के जैडो भुट्टो ने भारत पे हमला कराया 1965 में, ऑपरेशन जिब्राल्टर। और उनका ये कहना था कि भारत का प्रधानमंत्री एक बोना सा चप्पल पहनने वाला ब्राह्मण है, तो इससे बड़ा मौका मिल नहीं सकता है। नेहरू जी तो चले गए हैं, तो मौके का फायदा उठाओ, दबोच लो कश्मीर, अनफिनिश्ड एजेंडा वो कर लो। यानी कि पाकिस्तान के देश मतलब ये तो कोई स्थिति तो नहीं है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक विजन बिल्कुल क्लियर है, उस पर वो जमे हुए हैं। भारत विरोध उसमें है, 1000 साल तक का जो है ना भारत का खून बहाना उसमें है, 1000 कट लगाना है, ये तो भुट्टो साहब ने कहा था। और बांग्लादेश के कारण, जिसके कारण एक झंझट समस्या हुई, उसका पूरा निर्माण करने का, उस परिस्थिति का निर्माण करने का पूरा अगर कंट्रीब्यूशन है वो भुट्टो साहब का है, जेडी भुट्टो साहब का है, फॉरेन एजुकेटेड वकील। और उसके बाद के अंदर भारत ने जब अंत में निर्णय लिया, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने निर्णय किया कि भाई अब तो बांग्लादेश बनवाना ही पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा,
जनरल मानेक शॉ को बोला, नरवी मानेक शॉ ने समय मांगा और उसके बाद में युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हो गया। आज हम कहां खड़े हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तान की पींगें लंबे समय से चल रही हैं। बांग्लादेश में जो वो ही रेडिकल इस्लाम है, जो कट्टरवादी इस्लाम है, उसके पता नहीं कितने क्या कुछ खड़े हो चुके हैं। और भारत ने जो अपने 5,000 सैनिकों का खून उनको बलिदान किया, 10,000 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा भारत ने किया बांग्लादेश का निर्माण करने के लिए। बांग्लादेश से भारत ने लिया क्या? बांग्लादेश से भारत ने कुछ भी नहीं लिया। वही बाबा डम का प्रिंसिपल। और एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ उसको चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर सैनिकों ने या भारत के बलिदान ने जो भी कुछ 1971 के युद्ध में बांग्लादेश का निर्माण करके जो भी कुछ प्राप्ति हुई, उसको शिमला में टेबल पे आपने गंवा दिया। क्यों गंवा दिया? क्योंकि देश के नेताओं को पाकिस्तान में जमहूरियत की समस्या खड़ी हो गई। भुट्टो ने बहुत ही चालाकी से वहां के समाजवादियों और वामपंथियों को भारत के वामपंथियों और समाजवादियों के पीछे लगा दिया और कुल मिला के देखिए ऐसा हुआ कि वो अपना ऑब्जेक्टिव उस देश से पार करके यहां से चले गए। 93,000 अपने सैनिकों को भी छोड़ा ले गए। बहुत सारी जमीन भी युद्ध की सारी वापस दे दी। भाई हमारा तो बाबाओं का देश है ना, हमको तो सेना ही नहीं चाहिए थी। जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी तब पंडित जी ने कहा था, प्रधानमंत्री ने, कि भाई हमें आर्मी की जरूरत ही नहीं है, हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस से काम चला लेंगे। अब वो परिस्थितियां बदली जब चीन ने आकर बढ़ गया 62 में, हिंदी चीनी भाई भाई। और उसके बाद में 1965 के अंदर जो पंडित जी तो चले गए, शास्त्री जी को कहा गया कि चप्पल पहनने वाला बहुना सा ब्राह्मण ये हमारे पाकिस्तान के लड़ाकों का सामना नहीं कर पाएगा। तो मकचू को अयूब खान और ये सारा का सारा योजना बनाई किसने? जैडे जुल्फिकार अली भुट्टो ने। और ऑपरेशन जिब्राल्टर के रूप में पाकिस्तान से हमला करवा दिया गया 1965 में। खैर भारत ने उसको खदेड़ा। फिर 71 में तो बांग्लादेश में हुआ ही हुआ। यानी कि बांग्लादेश को हमने एक देश बनवाया। हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या थी, रणनीति क्या थी, भारत के उद्देश्य उसमें किसमें सिद्ध होते थे। ये जो इतना छोटा सा 22-23 किलोमीटर का चिकन नेक है, उसको 40-50-100 का नहीं बनाया जा सकता था। भाई भारत ने अपने सैनिकों की आहुति दी है, कम से कम 4,000 से अधिक। 10,000 सैनिक जीवन भर के लिए तो अपाहिज हुए, पता नहीं कितना खर्चा हुआ। तो बांग्लादेश से हमने लिया क्या? कुछ नहीं, क्योंकि हम तो बाबा जी हैं, दुनिया का भला करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। और आज वो समस्या यही कि यही वही कि वही खड़ी है। बांग्लादेश हमारे लिए दूसरा छोटा मिनी पाकिस्तान बन के खड़ा हुआ है। वो भारत के राजनेता उस बांग्लादेश से जो है ना वो वोटर बुला रहे हैं। भैया आज की बात तो नहीं है, बहुत लंबी बात है। तो खैर हम राजनीति से चले, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई भारत की स्ट्रेटजी रणनीति बनाएगा कौन? सेना तो नहीं बनाएगी ना, वो तो भारत का नेतृत्व बनाएगा। तो भारत के नेतृत्व ने पहले कभी प्रयास किया जब बांग्लादेश के निर्माण में ही कोई स्ट्रेटजिक नहीं था। जब 48 में आप निकाल रहे थे, फौज ने कहा कुछ दिन ठहर लीजिए, हम इनको बाहर निकाल देंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री जवाहरलाल जी नेहरू को बड़ी जल्दी थी, वो यूएन की उस एजेंसी में चले गए जिसका अभी तक पूरी तरह से स्थापना भी, एक नौनिहाल एजेंसी थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो क्या कर पाएगी नहीं कर पाएगी। लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे अपनी नेतागिरी चमकाने का भी तो एक विशेष प्रयोजन हो सकता है ना। तो इसको क्यों नहीं ऐसा नहीं समझा? बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है कि उसकी कोई रिलेवेंस नहीं थी। यानी कि इंडियन लीडरशिप हैज सस्टेन again and again deployed or shown their inability to have any long-term defense and geopolitical strategy or objective. बांग्लादेश की लड़ाई में सिर्फ हम इसलिए चले गए कि बांग्लादेश बनवा दें।
बाकी बहुत सारी चीजें वो कर सकते, चिकन्या को चौड़ा कर सकते थे, और दूसरे जो 6 राज्य है उसके लिए आप रास्ता मांग सकते थे, आप उनको पैसे दे सकते थे, आप उसके जो युद्ध में जो आपने मदद की है उसके एवज में कुछ करवा सकते थे। लेकिन हमने कुछ नहीं कराया, क्योंकि हम तो गांधी बाबा का देश है ना, हम तो बाबा जी बने हुए हैं, दुनिया का भला करेंगे, कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देंगे। तो ये जो एक स्ट्रेटजी है, इसने भारत को बहुत, कम से कम हम जहां पे स्ट्रेटेजिक डिफेंस की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, बहुत ही नुकसान पहुंचाया। भाई सबसे बड़ी तो स्ट्रेटजी है कि भाई आपको सेना नहीं चाहिए, पहले कहा गया हम पुलिस से काम चला देंगे, फिर 62 में पता लग गया कि सेना भी चाहिए, और वहां बिना सर्दी के अंदर जूतों के और बंदूकों के भारत की सेना लड़ी। तो ये सिर्फ किसकी ये स्ट्रेटेजिक जो है ना वो डिफीट या कि शॉर्ट कमिंग है। आजकल इन बातों पे मीमांसा करने को बड़ा पाप माना जाता है कि आप जवाहरलाल नेहरू की आप आलोचना कर रहे हैं, आप हैं कौन? अरे भाई देश के हर नागरिक को हो कम से कम देख के समझने के और कुछ वैलिड और सस्टेनेबल क्वेश्चन करने का अधिकार है, लेकिन देवता बना दिया गया है। भाई आप छू नहीं सकते, सिर्फ पूजा कर सकते हो, आप प्रश्न नहीं कर सकते, आप पलट के देख नहीं सकते। तो ये एक जो अभी हुआ है कि डिप्लॉय कर दिए गए हैं 12, ये एक इट इज अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, इसके लिए हल्ला गुल्ला कितना होगा, पाकिस्तान में क्या हल्ला गुल्ला हुआ, पाकिस्तान में तो हल्ला गुल्ला शुरू हो चुका है, लेकिन भारत के विपक्ष में अभी सबूत गैंग जो है ना वो तैयार हो गया होगा, उनकी नोट शीट बन गई होगी, उनके प्रश्न बन गए होंगे, उन्होंने अपने पुराने डिफेंस एक्सपर्ट से बात कर ली होगी कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो भी नहीं है, है ना। तो वो थोड़े दिनों में अभी सबूत मांगने वाले हैं कि हम तो नहीं मानते, बताइए कहां डिप्लॉय किया, फोटो दिखाओ, कितने रफाइल गिरे। बाई पार्टीशनशिप इस भारत की राजनीति में उसका क्या कहा जाए। तो खैर इस परिस्थिति को यह देखा जा सकता है कि पहली बार भारत ने न्यूक्लियर एसेट्स को डिप्लॉय करके एक ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, यानी कि पहले की जिस तरह की डिफेंस की राजनीति या कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग थी उससे एक परिवर्तन हुआ है। आगे उसको कैसे देखा जाएगा, उसकी क्या समीक्षा होगी, उसको अभी देखना बाकी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना है और इसमें सबूत गैंग अभी निश्चय ही कुछ प्रश्न करेगा, क्योंकि सबूत गैंग का तो सिर्फ एक काम है कि भारत में कुछ भी अच्छा तो हो ही नहीं सकता, जो भी कुछ हो रहा है बुरा हो रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन आज से 12-13 साल पहले 75% जो है इम्पोर्ट होता था, अब 70% से आधा जो है वो यहीं पे बन रहा है। हम डिफेंस आज से 12 साल पहले 13 साल पहले हम 700 करोड़ का जो डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे थे, और वो 23,000 से बढ़कर के अभी 30,000 पहुंचने वाला है, उससे भी आगे पहुंचने वाला है। तो इसमें किसकी कोई रुचि नहीं है, रुचि सिर्फ इसी में है कि हमें सबूत दिखाओ। तो खैर ये सबूत तो सामने आएंगे, तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।